गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जी हाँ दोस्तों, आ गए आपके सीए हेमंत भैया। वापस आ गए। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। अब भैया वादा निभाने आपके सीए हेमंत भैया आ गए हैं आपके साथ लेके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पार्ट नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क्स कंफर्म। क्या? सीए फाउंडेशन अकाउंट्स 12 मार्क्स कंफर्म टू फर्स्ट पार्ट नंबर 4। और चिंता मत करिए, ये आपका एकदम आखिरी पार्ट जाएगा, इसके बाद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सर से आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बेटा, हम लोग ने पहली क्लास में किया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दूसरे में किया था अकाउंटिंग प्रोसेस, तीसरे में हम लोग ने पहली मॉड्यूल कवर कर ली थी। आज लेने के 3 टारगेट है, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स पूरे। ठीक है, चलो तो भैया क्या कहें, समय बिताने के लिए कुछ करना है, कुछ काम शुरू करते हैं या फिर पास होते हैं सीए फाउंडेशन लेके प्रभु का नाम। चलिए, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसिपिएंट पेमेंट साइड ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज एक्वल। गलत। देखो होता क्या है, एक्वल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक बार इस पे जो जो आता है डिस्कस करते चलता है। देखिए, हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है कैश बेसिस और एक हमारा होता है एक्वल। देखो कैश क्या बोलता है, अमाउंट रिसीव हुआ बुक कर लो, अमाउंट पेड हुआ बुक कर लो। ठीक है, ये बेसिकली कैश अकाउंट की बात करता है, कैश या बैंक। ठीक है, और एक्चुअल क्या बोलता है कि इनकम हम तब बुक करेंगे जब वो ऑकर होगी, और एक्सपेंस भी तब बुक करेंगे जब वो इनकर्ड हो जाएगा। मतलब मान लो मैंने 25 टीम को सेल की है 50 लाख की, लेकिन 27 तारीख तक पैसा कितना आया, केवल 20 लाख। तो हम इस साल में इनकम कितनी बुक करेंगे, केवल 20 लाख। अब भैया मान लीजिए यहाँ नेक्स्ट ईयर कहीं जाके अप्रैल में अगर आपके पास 30 लाख आया है, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक। यहाँ पे हम इनकम कितनी बुक करेंगे भैया, फर्क ही नहीं पड़ता है पैसा आया कि नहीं आया, सेल कर दिए ना, इनकम पूरी 50 लाख हो जाएगी। पैसा भले ही आ गया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कैश अकाउंट कैश बेसिस बोलता है कि भैया पैसा आया तो जितना आया बुक करो, पैसा गया तो बुक करो। ऐसे ही एक्चुअल कॉन्सेप्ट एक और बात बोलता है, जैसे इसी के लिंक कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी बंदे की सैलरी थी 500 पर मंथ, 12 महीने का कितना हो गया, 6,000। अगर मैंने उसको पे कर दिया 7,000, तो भैया अपने पीएल अकाउंट में या फिर एनपीओ के केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 1,000 का एक्सपेंस बुक नहीं करते हैं। इसको क्या दिखाता है, पी पेड। क्यों? देखिए भैया, ये जो हमने पे किया इस साल का केवल 6,000 बिलोंग करता है, 1,000 तो अगले साल का था। तो हम केवल इस 12 महीने की बातें करते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर है ना, वो तो फॉलो करता है एकदम पीएल के जैसे भैया एक्चुअल कॉन्सेप्ट, लेकिन जो रिसीव पेमेंट है ये बन जाता है कैश या बैंक अकाउंट। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, कैश सिस्टम अकाउंटिंग जो हमारा रिसीव पेमेंट है एदर देन एक्चुअल सिस्टम। यहाँ पे कैश रिसीव पिटेनिंग टू एनी है, कोई भी साल का आएगा हम इसको यहाँ पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे मैं नॉट फुल भैया, ये एक्चुअल फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल कहाँ फॉलो होता है, अपने इनकम एक्सपेंडिचर में। बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर अकॉर्डिंग। गलत। देखो होता क्या है, इसको एकदम ठीक आप समझो। भैया मेरा जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है, क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इट इज एज गुड एज कि भैया पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट में केवल किया जाता है रेवेन्यू नेचर के, और जो भी मेरे कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं वो कहाँ जाते हैं भैया, बैलेंस शीट में। आप अगर इस चैप्टर में जाएंगे आपको रेवेन्यू और कैपिटल नेचर क्या होता है, इसी के स्टार्टिंग के वीडियोस में जो कैपिटल रेवेन्यू वाला है ना आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, जहाँ पे जो टॉपिक है वो कवर किया हुआ है, वहां से एक बार एक्सप्लेनेशन देख सकता है। आगे नहीं, पहले वीडियो में होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो भैया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं आता है दोनों में, केवल केवल यहाँ पे क्या आता है, रेवेन्यू। कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। क्या लिखा है, ओनली रेवेन्यू आइटम। कैपिटल नेचर वाले कहाँ जाते हैं, हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है, सेल ऑफ गैस बाय स्पोर्ट्स क्लब्स कैन बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ एसेट। गलत। देखो यहाँ मैंने कोई एसेट सेल नहीं किया, गैस ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब इज नॉट अ कैपिटल आइटम, हेंस द सेल ऑफ गैस इज नॉट ट्रीटेड एज, शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। भैया कैपिटल तो नहीं ना हुआ, ऐसे तो सेल हुआ नहीं। स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स क्लब में जो मेरी ग्यास होगी, घास होगी, यार वो कोई क्या मतलब एसेट थोड़ी हो गया। तो भैया बेचे कुछ पैसा इनकम हो गई, लेकिन एसेट में तो इफेक्ट नहीं हुआ ना। ठीक है, आगे फिर हम जाएंगे तो अगला हमारा क्या हो गया,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बाबू देखो समझो इस चीज को, जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, ये एक तरह से इनकम की सोर्स होती है एनपीओ की। तो अगर बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, पेंडिंग है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में यहाँ क्या हो जाता है, एसेट। इतना ध्यान रखना, टर्म आया तो बता दिए, बाकी शीट पे तो देखते हैं। फॉर द करेंट ईयर आर डिस्क्लोज अंडर फिक्स एसेट, गलत भैया, ये हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट में दिखाते हैं डिस्क्लोज अंडर करेंट एसेट, क्योंकि भैया 7 साल की इनकम होती है ना, 1 साल का बकाया, ठीक है, एक तरह से क्या हो गया, एक्यूड इनकम हो गई है। तो एक्यूड इनकम क्या होती है, मिलना है लेकिन मिला नहीं, करेंट एसेट होता है, ठीक है। दे विल बी पेड विद इन द नेक्स्ट ईयर, अगले 12 महीने में हमें मिल जाएगी। अच्छा, दे विल बी पेड मतलब कस्टमर हमें पे करेंगे, ठीक है, ट्रीटेड एज नॉन करेंट एसेट, क्या बोला, नॉट टू बी ट्रीटेड एज नॉन करेंट एसेट, ठीक है। चलो, रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट की डिटेल अबाउट द एक्सपेंस, नहीं बेटा, ये क्या होता है, कितना पैसा गया कितना पैसा आया, रिसीव पेमेंट उसकी बात करता है। अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंस पेड इन कैश फॉर द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब भैया जितने भी सालों का पैसा एक बार पे कर दिए, पैसा चला गया, ये उसकी बताता है, इस साल का है, पिछले साल का है, इसका है, उसका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर इस साल का एक्सपेंस कौन बताता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोल तो है जैसे एक्जैक्टली एकदम पीएल अकाउंट की तरह, ठीक है। चलो, इट ओनली फॉर्म्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चलो, adjustment in the form of additional information shall be adjusted in the final accounts of the NPO only one। अरे भैया काम तो भाई बना बना तो है फाइनल अकाउंट्स, तो अगर भैया क्या होता है, अगर एडजस्टमेंट में दिया है, डबल एंट्री वाली कभी कहानी तो हुई नहीं, तो भैया डबल इफेक्ट हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन आइडेंटिफाइड जस्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एज एनपीओ फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग का भैया डबल इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम पे तो एनपीओ फॉलो करता है, क्या फॉलो नहीं होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। चलो, टूर्नामेंट एक्सपेंस इनकर्ड आर मोर देन टूर्नामेंट फंड, भैया देखो अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है वो में टूर्नामेंट फंड से ज्यादा हो जाता है, मतलब भैया देखो टूर्नामेंट फंड एक तरह से एक्सपेंस का फंड है कि एसेट का फंड है, एक्सपेंस का फंड है। तो अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है जरूरत से ज्यादा, तो अपनी जेब से गया ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सेस सोनम एसेट वैसेट में नहीं दिखाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी मैं एक्सेस होता है, खर्चा हुआ ना, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट कर देते हैं अपने पीएल, पीएल बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। देखिए एक्सपेंस हुआ ना, एसेट तो हुआ नहीं। ये देखो समझो, आप समझो, अगर हम आपको एक चीज दिखाते हैं, मान लो हमें एक फंड मिला, बिल्डिंग फंड, और एक होता है टूर्नामेंट फंड, एग्जाम्पल के लिए नहीं है बाबू। देखो ये जो मेरा होता है, ये हमारा एक्सपेंस का फंड हुआ। अगर हम जितना अमाउंट मेरे पास फंड में अवेलेबल है, उससे ज्यादा अगर हम एक्सपेंस करते हैं, तो ये कहा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। अब भैया यहाँ पे अगर हम फंड से ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, तो ये क्या जाता है, एसेट प्लस हो जाता है और कैशलेस हो जाता है। इसमें ना इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह में कुछ कहानी नहीं होती है, क्योंकि एसेट में फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये हो गया आपका। फिर दिया है फॉर एनपीओ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर इज टर्म प्रॉफिट, नहीं बेटा यही तो बात आ गया, प्रॉफिट ही नाम ले लें तो इनको अगर प्रॉफिट ही हमें बोलना होगा, तो एनपीओ क्यों बोलेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सरप्लस। अगर लॉस आता तो डेफिसिट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस और एनपीओ, भैया देखो क्या होता है ना, आप समझो, एनपीओ का ऐसा कोई मालिक नहीं होता है, ये ट्रस्ट वर्स के फॉर्म में होता है। एनपीओ के टू द सरप्लस इन द ईयर टू द जनरल फंड मेंटेन बाय इट, ये कोई मेंबर के ओनरशिप नहीं होता है कि भैया आया पैसा कैपिटल की तरफ प्रोप्राइटर की तरफ उसको दे दिया, ये वहां नहीं जाता, ये क्या जाता है, जनरल फंड में ऐड हो जाता है। हुआ कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल फंड, जनरल फंड, ठीक है। लेकिन क्या होता है, किसी बंदे को पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या दिया, आगे अगर जाएंगे तो बेटा मैं दिया टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ये सब एसेट वाले फंड है। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है भैया, फंड के बेस पे होता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या, फंड का पैसा आया इकट्ठा करो, खर्चा होगा तो पहले उसमें से करना, फिर अपने से करना। सब्सक्रिप्शन फी फीस टू द, नहीं ना, सब्सक्रिप्शन फी जो वन टाइम फीस होती है, वो तो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ना। सब्सक्रिप्शन तो रेगुलर पे होता है, जैसे नेटफ्लिक्स का हो गया, मैगजीन का हो गया, वैसे ही। आप केवल मंदे क्यों सोचते हो, आप ये मत सोचना चैरिटी है, अनाथालय, ये सोचो ना कोई क्लब है, तो क्लब में तो रेगुलर मेंबरशिप फीस पे होती है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। चलो, जब तक जिंदा है, टोकन टोकन क्या था, टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु वॉलंटरी अंडरटेक अ सर्विस विच नॉर्मली पेड इन केस ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। भैया देखो क्या होता है ना, कोई बंदा आके कोई काम किया, हम उसको इज्जत प्रोवाइड करता है, भैया आपने ये काम किया है, रख लीजिए वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मली कोई पैसा लेता, तो स्पीच देना हो गया, कोई आके सम्मान देना हो गया, ये सब हो गया, तो सही है, नॉर्मल अकाउंट पेड करते हैं सर्विसेज को नॉन कॉमर्शियल इंटेंट के लिए। एंड इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जाम्पल, गलत है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी तो प्रॉफिट के टारगेट में आती है,
भैया हैंस इट इज नॉट अ एनपीओ। पार्ट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विच इज कैपिटलाइज शैल बी डिस्क्लोज। भैया देखो, अगर कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज करने का मतलब ही कहाँ होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। अगर भैया कैपिटलाइज नहीं करते तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। बोथ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट इन द प्रीवियस ईयर आई रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंडिचर अकाउंट। भैया ये भी गलत बात है। जो लास्ट ईयर का अगर होता है, देखो करंट ईयर का केवल जाता है इस साल के में ये अकाउंट में। एक्चुअल बेसिस पे भी ये सीखा ना। देखो एक्चुअल बेसिस बोलता ये है, हमें केवल इस साल से मतलब है, ना प्रीवियस ईयर से ना नेक्स्ट ईयर से, केवल करंट ईयर से। ठीक है, चलिए आगे। अमाउंट रिसीव बाय डोनेशन एनपीओ अंडर द विल ऑफ डिजीज पर्सन, ये जो होता है ना लेगेसी, ये सही है। बंदा मर जाता है अपने हिस्से का पैसा देके चला जाता है तो भैया इसको लेगेसी बोलते हैं, ये सही है। चलो आगे। वे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट लॉस ऑफ ट्रेडिंग शैल बी ट्रांसफर टू द इनकम एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। सही बात है भैया। एनपीओ का ही एक अलग से छोटा सा काम होता है खरीदने बेचने का, बुक्स वगैरह हो गए मान लो। तो वहां पे क्या होता है, जब हम कंसोलिडेट करते हैं सब चीज को, तो भैया इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। ट्रांसफर टू द इनकम एक्सपेंडिचर इन द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। चाहो तो इस्तेमाल कर लो, वैसे नॉर्मल है। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है मिलाना। जैसे जैसे रिलायंस है, उसकी एक सब्सिडरी आपकी जियो है, ऐसे ही बहुत सारी है। तो जब रिलायंस की बैलेंस शीट बनती है साल के अंत में, तो सारी की सारी बच्चे कंपनीज को इंक्लूड कर देते हैं कि भैया टोटल रिलायंस एज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या है। वही काम यहाँ पे भी करते हैं। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि मैंने उनको मिला दिया, सारे प्रॉफिट सारे लॉस को। ठीक है, फिर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट अर्निंग। क्या है, क्या गलत दिया है? अगर प्रॉफिट पे काम करना होगा तो इसका एनपीओ बोलेंगे क्यों? ये सर्व करने पे काम करता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को। इसका प्रॉफिट अर्न करना कभी मोटिव ही नहीं आता है। ठीक है। ऑल द रिसिप्ट ऑन द रेवेन्यू इन केस ऑफ ऑल रिसिप्ट है, कैसे यार? सारी की सारी रिसिप्ट में ही रेवेन्यू कैसे हो सकती है? काफी सारी तो मेरी लाइबिलिटी होती है, टूर्नामेंट फंड हो गया, ये फंड हो गया, वो फंड हो गया। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, रिसिप्ट ऑफ बोथ नेचर अकॉर्डिंग द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। और भैया केवल दोनों नेचर हमारे इसी पेमेंट में होता है जो अभी डिस्कस किया। केवल जो रेवेन्यू नेचर होता है वो कहाँ होता है, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है। ठीक है, दिया देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे तो हुआ ही क्या, पीएल अकाउंट है ना। पीएल अकाउंट का कभी ओपनिंग बैलेंस हो ही जाता है। ठीक है, तो भैया इसी पेमेंट का मतलब इसका भी कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर का भी नॉमिनल अकाउंट है ना, इनकम एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट लॉस। तो भैया इक्वल बेस पे काम करता है, इसका कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं जाता है। ठीक है, चलो आगे। छोटे से तो बस खत्म हो गया। ठीक है, चलो। वेयर द एनपीओ सेपरेट ट्रेडिंग, ये तो वही वाला ऐसे का क्वेश्चन हो गया ना, तो ये तो हो गया अपना। ठीक है, फिर ये वाला देखते हैं। इन एन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल लायबिलिटी नोन एज कैपिटल फंड। सही, देखो कुछ नहीं यार, देखो ये एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है ना। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। तो बैलेंस शीट फिगर तो आ गया ना भैया, ये 100, ये 70, तो आ गया ना 30। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी। ठीक है, चलो इसको से लिख देना ताकि अगर बाद में आप लोग देखो तो दिक्कत ना हो। ठीक है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी कैपिटल फंड। नेट इनकम, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन। ऐसा तो क्वेश्चन अभी, अच्छा वही वाला क्वेश्चन पिछले चैप्टर में आ गया था ना। हाँ भैया, यहाँ पे होता ही इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, गलती से उसमें डाल दिए थे। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल, हाँ भैया ये ठीक है, इसमें दोनों टाइप के आता है। डन, खत्म, सस्ते क्वेश्चन थे। चलो आगे। स्पीड कम नहीं करते ना, जल्दी हो जाएगा। चलो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, ये जो हमारे छोटे छोटे किराने या फिर कोई छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, अब उनको हिसाब मेंटेन करना है, लेकिन अकाउंटेंट तो रखेंगे नहीं, उनको डबल एंट्री सिस्टम पता नहीं। तो बस वो क्या करते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लेते हैं, और भैया किससे कितना पैसा लेना है देना है ये वो हिसाब मेंटेन करते हैं। उसके बेसिस पे अपने को पूरा मेंटेन करना होता है। ठीक है, चलो। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी डॉन, भैया सही बात है ना। देखो ट्रायल बैलेंस कब ड्रॉ होता है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। भैया डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ही नहीं करता है। बस किस तरह बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाता है इनका, किससे पैसा लेना है किसको पैसा देना है, देनदारी और लेनदारी, इसका हिसाब मेंटेन करते हैं, और कुछ तो होता नहीं है इनके पास मोटा मोटी। तो भैया डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सही बात है। नॉर्मल अकाउंट भैया क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग जनरली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट, बोले ना क्रेडिट एंड डेटा मेंटेन होता है। नो अदर लेजर मेंटेन, भैया यहाँ पे मेनली वो क्या करते हैं, किससे लेना किसको देना, और बैंक वाला। सिंगल एंट्री, भैया सही बात है, सिंगल एंट्री स्मॉल फर्म्स तो यूज करते ही हैं। प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं बेटा, कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि भैया काफी चीजें मिसिंग होती है, हमें जुगाड़ लगा के सारा हिसाब फाइंड आउट करना होता है, तो कभी भी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं आ सकता, एस्टिमेट बेसिस पे होती है। ठीक है। प्रॉफिट कंप्लीट अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट एंटिटी आर नॉट कंपेरेबल, सही बात है भैया।
देखिए आप अपने हिसाब से करते हो, हम अपने हिसाब से करते हैं, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दूसरे दुकान के पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दोनों का जुगाड़ से तो काम हो रहा है, एग्जैक्ट जुगाड़ कैसे लगेगा? सिंगल एंटिटी सिस्टम, नो फिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रिकॉर्ड एज पर देयर नीड, हेंस अकाउंट्स आर नॉट कंपेरेबल। ठीक, नॉर्मल अकाउंटिंग तो ये तो हो गया ना, ऐसा कोई क्वेश्चन था, डन खत्म, इसका कल इतना ही था। सोचो 2 चैप्टर ऐसे हो गया, अब हमारा क्या बचा? कौन से पेज पे आ गए? ध्यान नहीं बेटा, 32 पेजेस की शीट है, आप 24 पे आ गए हो, बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से अगले हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे हुआ रेजोल्यूशन वगैरह है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग, गलत है यार। देखो समझो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है? पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है? अगर पार्टनरशिप डीड में ही क्या है, एब्सेंट है, तो बाबू क्या क्या होता है? मेरा क्या होता है? पहला पीएसआर इक्वल आईओसी, आईओडी, सैलरी क्या जाएगी? नील, मतलब नहीं जाएगी। तीसरा क्या होता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लोग थोड़ा गलती करते हैं। अगर बंदे ने फर्म को लोन दिया है और यहाँ पे अगर इंटरेस्ट को पे करना है, ये कौन है? फर्म है। ये जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। अगर इसके बारे में, इस वाले के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो कितना जाता है? 6% पर। ठीक है, चलो ये वाला ध्यान रखना। ये लोन किसने दिया है? बंदे ने दिया है फर्म को, ना कि फर्म ने दिया बंदे को। तो फर्म के लिए बाबू क्या है? फर्म के लिए एक सेकंड, इनका थोड़ा इशू, एक सेकंड। फर्म के लिए ये जो लोन है वो क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई, और इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे क्या जाता है? ये जाता है इक्वल, नॉट पीएसआई में। पीएसआई एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन नीड नॉट बी सेम, सही है भैया, जरूरी नहीं है वो इक्वल हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट रजिस्टर, नहीं, ऑप्शनल होता है। आप एलएलपी करते हो तो बेटा उसमें कंपल्सरी आता है 2008 के एक्ट में, आप लोग लॉ तो किए ही हो। लेकिन क्या होता है, अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हो तो वहां पे ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो रजिस्टर करवाओ, चाहो तो ना करवाओ। तो भैया मस्ट रजिस्टर नहीं है, नॉट कंपल्सरी, वॉलंटरी होता है 1932 में। अब पार्टनर कैन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन, बिल्कुल दे सकता है भैया। पार्टनर कैन एडवांस टू द फर्म, मतलब कि भाई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, 6% वाला था ना। ठीक है, प्लीज देख लो, इसमें गलती मत करना। पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है? लोन, ये है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर। अब पार्टनर कैन डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं बेटा अभी क्या सीखे, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो आईओसी हमारा नहीं जाता है। ठीक है, वो केवल अगर लिखा है तो ही जाएगा। इफ अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस देन इज नॉट एट, गलत है यार। देखो स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं ना, पैसा लगा देते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनको प्रॉफिट तो मिलता ही है। Every partner need not take part in the business. Even a partner does not take part in the business is entitled to his share of profit. ठीक है, इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% ऑफ पार्टनर लोन इवन इफ, भैया देखो ये तो सही है, लेकिन देखो पार्टनर साफ साफ बोल रहा है कि लोन के रूप में दे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज क्या होती है, प्लीज समझना, हमारी दो चीजें होती है, एक होता है चार्ज, actually हम इसको कहीं तमीज से लिखते हैं ना, आपको काम आएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखना है। ठीक है, देखो बाबू, एक हमारा क्या होता है, लिख लेना काम की चीज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक हमारा होता है अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया देखो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये क्या बोलता है कि भैया कोई एक्सपेंस, अच्छा दोनों किसकी बात हो रही है? एक्सपेंस की ही बातें हो रही हैं। ये क्या बोलता है? देना ही देना है। अच्छा, ऐसी बातें करेंगे कौन? ऐसी बातें करेंगे आउटसाइडर। आउटसाइडर से हम कब बात करते हैं? प्रॉफिट को फाइंड करते समय। प्रॉफिट को फाइंड करते समय हम क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट। और पीएल अकाउंट में कहा जाएगा? डेबिट साइड। लेकिन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हो सकेगा तो देंगे इफ पॉसिबल। भैया ऐसी बात कौन कहेंगे? घर वाले। कौन? घर वाले बोले तो पार्टनर्स। तो भैया इनकी बात ही कब करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किसकी बातें करते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। उसमें डेबिट जाएगा, है तो एक्सपेंस तो जाएगा तो डेबिट। अब कहानी पूरी क्लियर हो गई।
इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जैसे तुमने बोला कि तुमने लोन दिया है और इंटरेस्ट चाहिए चाहिए, तो तुम थोड़ा बाहर वाले हो गए ना। तुम वैसे बात करो तो पीएल में डेबिट होगा, और क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो देना ही देना होता है। लोन तुमने बोल ही दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन लोन इवन इफ देयर इज अ नॉट प्रोवाइडेड। भैया यहाँ पे हमें देना ही देना है, बोला है कि नहीं बोला है, 6% अलाउड देना ही देना है। कौन सा है, बार बार बोलते हैं, कौन सा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कवर किया ना, पार्टनर ने फर्म को दिया। हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी अ पार्टनर, क्यों नहीं हो सकते भैया, हो सकते हैं। जब लाइफ में पार्टनर हो सकते हैं तो फर्म में नहीं हो सकते। वन सीनियर पार्टनर इज प्रिंसिपल, अदर एजेंट। पागल है क्या है, सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। मतलब एजेंट का मतलब ही क्या होता है, हम बोलेंगे तो तुम फंस जाओगे, मतलब मेरे बोलने से तुम फंस सकते हो और तुम्हारे बोलने से हम फंस सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के एजेंट हो गए, प्रिंसिपल एजेंट सब होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर, सही है भैया। पार्टनर फर्म को भी फंसा सकता है और भैया दूसरों को भी फंसा सकता है। भैया बोल के आ गए, अब झेलो सब लोग, ठीक है। ये क्या है, पार्टनर कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। सेम बात है ना, गलत है। नो एग्रीमेंट में क्या जाता है, इक्वल जाता है, ठीक है। टू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एसेट। भैया ये सही है। देखो क्या होता है ना बेटा, आप रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं होते हो, तो आप अपने ना, आपकी लीगल एंटिटी है नहीं ना, आपको जानते हैं आपके पार्टनर्स के नाम से, तो आपके पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट खरीदते हैं, वो धंधे में लेके आते हैं एज अ कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म का अपना नहीं होता, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, एलएलपी वगैरह हो सकती है, ये नॉर्मल बात का है। फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, कैन नॉट ओन एसेट। पर्सन कर सकते हैं, पर्सन मतलब पार्टनर्स, ठीक है। ठीक है, बोला है बिजनेस पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, नहीं डेफिनेशन में है ना, कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलके कहें या तो कोई एक कहे सबके भी, पे उसको ज्यादा जानकारी है। फॉल्स है, क्या है, यहाँ पे ये लाइन याद कर लो ना, बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। लॉ में भी आपको ये लाइन यूज ही आती है, इसको लर्न कर लीजिएगा, अच्छी है। कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आगे क्या दिया है बेटा, आगे हमारा दिया है व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन भैया वही है ना, 6%, ठीक है। लोन ऑफ अ पार्टनर टू बी पेड, ठीक है। एलएलपी गवर्न बाय एलएलपी एक्ट कर लेते ना, इसका 2008 था, ठीक है। चलो ये भी अपना निपट गया, हो गया। आगे आए क्या, इवैल्यूएशन अकाउंट कोई पीएल एडजस्टमेंट बोलते हैं, हाँ भैया ये सही है, इसको ध्यान रखो, ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा हमारा प्यारा नाम क्या होता है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक। इवैल्यूएशन अकाउंट कॉल्ड पीएल एडजस्टमेंट, इज यूज्ड टू रिकॉर्ड गेन अराइजिंग ऑफ द इवैल्यूएशन, ठीक है, नॉर्मल। तो ये अपना पहला यूनिट हो गया पार्टनरशिप फंडामेंटल का था, गुडविल के बारे में देखते हैं, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर कैन नॉट बी वैल्यूड, नहीं बताया इंटेंजिबल एसेट होता है, ये सही है, लेकिन गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं कितने सारे मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कितने सारे हैं ना, तो भैया कहते हैं वैल्यू को कर सकते हैं मनी के टर्म में। गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन पीएसआर, हाँ भैया देखो जब भी पीएसआर में थोड़ा भी चेंज होगा, मतलब अग्रीमेंट में चेंज होता है, पीएसआर में चेंज होता है, तो गुडविल को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं जब पीएसआर में चेंज होता है, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एबव ओवर एंड अबव। देखो समझो, हम क्या बोलते हैं, समझो गुडविल क्या हो गया, दो बिस्किट का पैकेट है, सेम कंपनी से सेम जगह से बना, सेम पैकिंग हुई, ऑलमोस्ट सब सेम है, कंटेंट वगैरह एकदम सेम है, फोटो कॉपी जुड़वा भाई, एक के ऊपर नॉर्मल, एक के ऊपर ब्रिटानिया का नाम आ गया, ये महंगा बिकेगा, ओवर एंड अबव अदर बिस्किट। तो भैया यही जो नाम की वैल्यू होती है, इसी को क्या बोलते हैं, मेरी गुडविल है, ठीक है। At the time of admission or retirement of a partner, goodwill can be raised in the books of account as shown in the asset. गलत, यहाँ पे क्या होता है, क्या बोला, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड और द पार्टनर नो कंसिडरेशन इन मनी हैज बीन पेड, ठीक है। यहाँ पे हम रेज नहीं करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, लेन देन करते हैं, बात लगे, लेकिन रेज नहीं करते हैं, इसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, गुडविल कैन बी रेज्ड in the books of accounts as shown as an asset at the time of admission and retirement of a partner. Goodwill should not be raised in the books of accounts partnership because there is no consideration in money or money worth has to be paid, ठीक है। इसके बाद स्टार मार्क करना, अगर लॉजिक में थोड़ा लोचा हो तो बस याद करके जाना, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। ओनली सिंपल एवरेज कैन बी यूज, गलत है भैया, इसके तो कई सारे मेथड है, बताया ना, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट ये वो, ठीक है, इसको बार बार बोलना, इसको ध्यान करके जाना, ठीक है। चलो, सुपर प्रॉफिट में एक्सेस सही है, नॉर्मल से जो भैया होता है ना, होता है क्या बोलते हैं, हमारी शिल्पा शेट्टी बोलती थी ना कहीं पे, सुपर से ऊपर, तो भैया भाई सुपर प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल से जो ऊपर जाता है एवरेज को, उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सही बात है भैया, देखो हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर यही बिजनेस कोई दूसरा करेगा सेम इंडस्ट्री में, तो वो मोटा मोटी कितना कमा लेगा, तो दूसरे बंदे, हम कमाते हैं मान लो 10 लाख 50 साल लगा के, कोई बंदा कमाता है केवल 5%,
10%, ठीक है। तो कोई बंदा 50 लाख में कितना कमाएगा? केवल 5 लाख, ठीक है। हम 50 लाख में मान लो 12-13 लाख कमाते हैं, कोई बंदा कितना कमाएगा? 10%। अगर वो इस धंधे में आता है 50 लाख इन्वेस्ट करते, तो नॉर्मल हो गया ना? क्या हो गया? डिपेंड, ये क्या है, सेम इंडस्ट्री में जो बंदा होता है वही नॉर्मल सिमिलर कंपनी। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। नहीं बेटा, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये कि नॉर्मल रेट ऑफ डिपेंड करता है। अब भैया पास्ट प्रॉफिट पे नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे पास्ट प्रॉफिट नहीं करता क्योंकि भैया इस साल हम नॉर्मली कितना कमाते हैं, लास्ट ईयर से उतना इशू नहीं होता है। इस साल कितना कमाए वहां पे मायने रखता है। At the time of admission, retirement of partnerships goodwill cannot be is in the books. It is recorded to the capital account. ये सही है भैया। देखो क्या होता है, जब भी इसका होता है हम गुडविल अकाउंट को जन्म नहीं देते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ऑब्वियसली कोई नया पार्टनर आएगा, कल जाकर वो मार्केट में बोलेगा क्या हम फलाना फर्म के पार्टनर है, तो मेरे जो पुराने पार्टनर है उनके नाम का यूज करेगा ना हमारी मेहनत का, तो हम उससे वसूलेंगे कैपिटल का, मतलब गुडविल का पैसा वसूलेंगे उससे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, हम क्या करते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि भैया आप अपने कैपिटल अकाउंट लेके आओ, हमारे कैपिटल में दे दो, ठीक है। तो भैया हम गुडविल को वेस्ट नहीं करते, हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, चलो एक सन होल्ड करना लो। हाँ तो बेटा फिर अगला क्वेश्चन कंटिन्यू किया जाए। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या दिया था, द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सिंस द गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी वेस्ट। जैसे क्या होता है, हम गुडविल अकाउंट तो वेस्ट करते नहीं है यहाँ पे, तो हम सारा लेन देन कहाँ से करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया अब ये वाला? ठीक है कि भैया जब गुडविल वगैरह तो समझो, नया पार्टनर आया है तो ऐसा नहीं है कि उससे हम गुडविल लेंगे नहीं। क्या होता है, हमने इतनी सालों से मेहनत की है, पुराने पार्टनर ने इतनी मेहनत की है, तो हम उससे वसूलेंगे तो सही में नाम का पैसा, लेकिन हम उसके कैपिटल अकाउंट से वसूलेंगे, ठीक है। जनरली गुडविल एट टाइम ऑफ एडमिशन एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर शेयर इक्वली नहीं बेटा, शेयर इक्वली नहीं होता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। समझो, 3 पार्टनर थे, एक आया, एक पार्टनर अगर पुराने एक ही पार्टनर से लिया तो उसको ही ना पूरा देगा। तो भैया जो जो जितना जितना सेक्रीफाइस करेगा, जो जो जितना जितना सेक्रीफाइस करेगा उस रेशियो में उसको गुडविल का पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ऐसे का क्वेश्चन है, ठीक है चलो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या दिया है, अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर डज नॉट हैव द सेम राइट। नहीं बेटा, एक बार पार्टनर बन गया तो भैया अब तो मेंबर बन गया ना फैमिली का, उसका सेम हक होगा, सेम राइट एट ऑल टाइम्स। When a new partner is admitted, old partner have to forgo certain share। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा देखो टोटल तो 100% ही होता है ना। अब मान लो पहले 30 और 70 में कोई खा रहा था, अगर मान लो +20 के लिए आएगा, तो भैया अब जो इनका रेशियो बनेगा ये भी तो 100 ही बनेगा, तो बाकी 80 आएगा। तो यही लोग ना कुछ करेंगे, तभी तो होगा ना, ठीक है, ये सही है। इवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो कॉल्ड, ये भी हो गया था। एनी अप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है भैया, क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट क्यों, इसको बस सस्ता तरीका बताते हैं लोग, इवैल्यूएशन अकाउंट का देख लो, यहाँ पे फिर दिक्कत ही नहीं होगी कभी। इवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, क्रेडिट और डेबिट। देखो क्रेडिट से फील क्या आता है, प्रॉफिट का या इनकम का, और से डेबिट से फील क्या आता है, एक्सपेंस का या लॉस का। अगर बेटा आपको फील नहीं आता है तो एक बात करना, बेसिक बेसिस ऑफ अकाउंट्स वाले सेकंड वीडियो को जाकर देख लेना, 12 मिनट का वीडियो है, आपको फील आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, फायदा कब होता है, एसेट प्लस हो गया लायबिलिटी माइनस होगी। नुकसान कब होता है, एसेट माइनस हो गया लायबिलिटी प्लस होगी, ठीक है। ये वाली चीज होती है वैल्यूएशन अकाउंट की। अब यहाँ पे क्या दे दिया भैया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एप्रिसिएशन कहाँ गया, एसेट प्लस हुआ तो क्या गया हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए आगे, आगे बोला है ऑल द पार्टनर में डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द एसेट लायबिलिटी इन द बुक। सही है बेटा। तो यहाँ पे देखो जब होता है ना, हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम इवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम इवैल्यूएशन अकाउंट एक बार बताएंगे क्या होगा, सब बता देते हैं बेटा। देखो हम तुम्हें सस्ते में बताते हैं, ध्यान रखना क्या करना है। मेमोरेंडम इवैल्यूएशन अकाउंट का सस्ता तरीका बताएं, पहले पोर्शन में वही कर लो, इवैल्यूएशन वाली कहानी। अब क्या कर दो, ये आइटम इधर लिख दो, ये आइटम इधर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस आया था उसको आपने किसमें किया था, बेसिकली करो ऐसे, जिंदा करो ओल्ड में और यहाँ पे मारो न्यू में, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, मान लो आपका ये था, एसेट प्लस हुआ था 70 से और 700 से, और लायबिलिटी माइनस हुई थी 200 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये में आ गया प्रॉफिट, इसको हम किस में कहेंगे, ओल्ड में। अब क्या करना, इसको इधर लिखना, इसको इधर लिखना, और क्या आ जाएगा मेरा लॉस, और जो लॉस 500 आएगा इसको किस में बांट देना, न्यू में। तो आपका ये कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जब आप जाओगे, एक इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा और एक इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा।
बस का आपका आपस में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो लीनियन वाली कहानी हो गई। न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव द शेयर इन द रिजर्व अपीयरिंग द बैलेंस शीट। न्यू पार्टनर नहीं बेटा, देखो आज तक तो तिजोरी में पैसा रखा है, नया पार्टनर आया तो उसको कौन बिजनेस से तिजोरी में रखा था? पुराने पार्टनर्स। तो किसका हक हुआ? पुराने पार्टनर्स का। तो भैया लेके भी कौन जाएगा? पुराने पार्टनर्स। तिजोरी में जो पैसा मतलब रिजर्व में जो पैसा है उस पर न्यू पार्टनर का हक नहीं होता, उसमें कल किसका हक होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है। If evaluation account shows credit balance, then it represents the profit. Therefore, it is, देखो समझो, इवेल्युएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट है। पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किए, पार्टनर्स को और पार्टनर्स मिलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया? इक्वली। तो ये लोचा हो गया भैया। प्रॉफिट किस में बनता है? हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना कि इक्वली। ठीक है, चलो देखो अब आप देख रहे हो टू फॉर्स में 70-80% सही दे रहा है, एक दो वर्ड में लॉजिक गलत कर दिया है, तो हम लोग को उसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आए क्या? न्यू पार्टनर बिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो तो लेके आएगा। न्यू पार्टनर एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ वेरिएशन ना भैया, क्योंकि ये वाला भी किसका हक होता है? आने के पहले तक आज जो हमने एसेट लायबिलिटी इकट्ठा की है उसकी आज की वैल्यू हम इवैल्यू करते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स का होता है। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट लॉस ऑन इवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। गलत, ये किसमें जाता है? ओल्ड पीएसआर। ठीक है भैया, क्योंकि पार्टनर्स कल से देखा जाएगा जो होगा, आज तो भैया इवैल्यूएशन किए ना, तो आज तक का क्या हिसाब था? ओल्ड रेशियो, तो भैया उसी में जाएगा। ये हो गया अपना एडमिशन। फिर क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या बोलता है? बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू बी क्लोज बाय एनी वन। नहीं बेटा, होता क्या है, आप सबके सब पार्टनर बंद हुए या फिर भैया लोग म्यूचुअली डिसाइड किया था तो क्लोज करेंगे ना। ऐसे 10 पार्टनर, एक पार्टनर चला गया तो धंधा थोड़ी बंद होगा, नहीं होता है। पार्टनर रहता है, रिमेनिंग टाइम कंटिन्यू कर सकता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नो स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिजर्व। चाहते हैं ना बेटा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये यहाँ तुम्हें करना होता है। ऑल द रिजर्व बिंग द ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है भैया, सारे जितने पार्टनर्स थे वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो। तभी तो भैया जो बंदा गया है वो भी अपना हिस्सा लेके जाएगा, तभी तो काम बनेगा ना, तो वो लेके जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन द सेम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कंपल्सरी तो है नहीं कि होगा। आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू डज नॉट रिमेन द सेम। देखो कहने वाला होता है आपस में तो रेशियो सेम हुआ, हो सकता है, लेकिन अब मान लो जैसे कि 30, 50 और 20 का था, भैया ये चला गया तो बाय डिफॉल्ट है ना, इनमें 20% तो प्लस होगा ही होगा। तो इनका न्यू इशू, मतलब इनका जो आपस में इशू था, टोटल इशू था, वो तो चेंज होना ही होना है ना। तो भैया सेम कैसे आएगा? चेंज तो होना ही है। इफ एनी पार्टनर वांट टू रिटायर, ही मस्ट रिटायर ऑन द फर्स्ट डे। ऐसी बात नहीं है यार, वो कभी भी नोटिस देके रिटायर हो सकता है, एनी डे नोटिस देता है कम से कम। भैया देखो हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि भैया हम कल चले गए, चाहे तो जा सकता है, लेकिन एक होता है ना तरीका। रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्यों भाई, मैंने मेहनत नहीं की थी क्या? तो धंधा बनाया 10 साल से, तो मैंने भी तो नाम बनाने में मेहनत की, हम अपना हिस्सा क्यों छोड़ के जाएंगे? फॉरगो का मतलब छोड़ देना, हम क्यों छोड़ेंगे? रिटायरिंग पार्टनर एंटाइटल होता है उसके गुडविल का हिस्सा। ठीक है, if the partner retire in the firm between the accounting year, he is not entitled to the profit from the date of the beginning of the year till the date of the retirement। समझो ना इसको, देखो पार्टनर, ये एक 4 है, ये 31 3 है, मान लो वो गया 1 जनवरी को, तो भैया देखो उसको यहाँ का हिस्सा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ चला गया, लेकिन बिगनिंग से लेके यहाँ तक का तो मिलेगा ही। ठीक है, देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है कि भैया अगर पार्टनर रिटायर, ही इज सर्टेनली एंटाइटल्ड, कहाँ से? बिगनिंग ऑफ द ईयर से, जिस दिन तक वो रिटायर किया है। ठीक है, इफ द फर्म हैज टेकन एनी जेएलपी, इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ भैया वो तो करना पड़ेगा। और भैया सरेंडर करने में हमें क्या मिलती है? सरेंडर वैल्यू। बंदा मरता है तो मैच्योरिटी वैल्यू, डेथ के केस में अगर सरेंडर करता है तो सरेंडर, मतलब कि अगर रिटायरमेंट करता है तो सरेंडर वैल्यू, तो ये तो सही है। ठीक है, चलो आगे। एनी जेएलपी रिजर्व बैलेंस शीट इज टू क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। भैया इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो जेएलपी रिजर्व को लोग समझ रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे हम जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या दिखाते हैं? जेएलपी रिजर्व। तो भैया अल्टीमेटली बाद में जाके ये किस पे चला जाता है? एबीसी में, और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ऐसा ट्रीटमेंट होता है इसका। तो जेएलपी का हल्का सा बता देता है, जेएलपी में से लोगों को दिक्कत होता है तो एक बार डिस्कस कर देता है। ठीक है, ये जगह मुझे अच्छे से, तो यहाँ और देखो जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या होता है ना, हम आपको बहुत सस्ते में बताते हैं। जेएलपी को या तो हम एक्सपेंस की तरह मानते हैं, अगर एक्सपेंस की तरह मानते हैं तो भैया हम क्या करते हैं, जितना भी हम प्रीमियम पे करते हैं उसको हम कहाँ भेज देते हैं? पीएल अकाउंट में, यहाँ। ठीक है, अब मान लो लास्ट में हमें पॉलिसी कितने की मिली, मतलब लास्ट में सरेंडर वैल्यू मिला, वो जो भी हमें मिला, मान लो 10,000 का। अच्छा, क्या यहाँ पे देखो समझो, ठीक है, ये बहुत अच्छे से बता देता है।
आपको फिर दिक्कत नहीं होगी इस चीज में, ठीक है। क्या बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब क्या होगा, जब हमें मान लो JLP रिसीव हुआ 10,000 का, तो बैलेंस शीट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, 10,000 ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा 10,000 किसको बच जाएगा, ABC को ओल्ड PSR में। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको एसेट मानते हैं, एसेट, अब एसेट माने तो इसका हो गया दो हिस्सा, कैसे, मान लो सरेंडर वैल्यू मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी हम मान लो मेरी बैलेंस शीट में यहाँ मान लो दिखेगा कितना, 2,000 का शो कर रहा है। अब मान लो जो हमें रिसीव होगा कितना, 10,000। तो देखो बेसिकली हुआ क्या बेटो, कि यहाँ शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी इफेक्ट तो गया ही होगा ना ABC में। तो यहाँ पे हमें रिसीव होगा 10,000, लेकिन ABC में डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, केवल 8,000, ठीक। ये बेसिकली ABC में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हम एडजस्ट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको मेंटेन करते हैं JLP रिजर्व, तो बेटो होता क्या है ना इसमें, कि यहाँ पे जब हम जाएंगे ना, यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे सरेंडर वैल्यू दिखती है 2,000, और यहाँ पे पैरेलली एक दिखता है JLP रिजर्व, कितना, 2,000। पार्टनर कैपिटल में अभी कुछ भी नहीं गया होता है। तो अब क्या होता है, मान लो रिसीव होता है 10,000, तो ABC पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल 8,000। भैया 2,000 ऑलरेडी मेंशन तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक और काम होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, JLP रिजर्व को भी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल में 2,000। तो भैया यहाँ पे पूरा 100% की कहानी बन जाती है, समझे। एक बेसिक ट्रीटमेंट ये होता है JLP का, एक बार पीछे होकर सुन लेना एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एनी JLP पॉलिसी रिजर्व अगर होगा तो हम पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना ओल्ड रेशियो में, करेंगे। अभी ये वाला किया ना बेटा, ये वाला भैया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया ना JLP इज अ पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में, ठीक है। चलो आगे क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी नॉट नेसेसरी ऑन द रिटायरमेंट, नहीं नहीं, बहुत जरूरी है भैया। अगर रिटायरमेंट होगा तो इवैल्यूएशन करना जरूरी है ना। कोई बंदा चला गया तो आज की डेट में क्या एसेट था, क्या लायबिलिटी था, उसको पता होना चाहिए, तो भैया मेंशन करेंगे, जो है बहुत सही है। प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर, नहीं बेटा, प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन सबको जाता है, ओल्ड पार्टनर इंक्लूडेड। भैया जो रिटायर हुआ उसको भी जाएगा, क्योंकि उसी तरह उसने मेहनत की थी। तो भैया ये कह देता है ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। रिटायर्ड पार्टनर कोई मिलेगा तो ये गलत है, ठीक है दिया। जब एक पार्टनर रिटायर्ड इन द अदर पार्टनर हैव अ गेन इन द, सही है भैया, एक पार्टनर रिटायर्ड होगा तो उसका हिस्सा तो कुछ मिलेगा ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। अब क्या होता है, फिर डिसोल्यूशन आएगा। देखो अगर बंदा टपक जाता है तो क्या होता है, देखो बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम टू एन एंड। यार देखो एक बंदा मरा तो धंधा बंद, एक बंदा गया धंधा बंद नहीं हुआ। भैया अगर ऊपर चला जाता तो भी तो बंद नहीं होता ना, धंधा हमारा बंद नहीं होगा। लीगल हायर डिजीज पार्टनर नहीं बाबू, देखो क्या होता है ना, लीगल हायर को ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा लेने के लिए हम लायबल होते हैं। जो मेरे डिजीज पार्टनर था, जो मेरा बंदा टपक गया, उसका हिस्सा हम उसके बच्चे को देंगे, लेकिन उसको उठाकर पार्टनर थोड़ी बना लेंगे यार। जो मेरा पार्टनर था उसकी एक्सपर्टीज थी, उसके साथ मेरा बॉन्डिंग था, अंडरस्टैंडिंग थी, तब ना उसको हम पार्टनर थोड़ी बना लेंगे। कोई शेयर कंपनी का थोड़ी है यार, कोई ऐसे थोड़ी है कि भैया आप वो आपके बच्चे को मिल जाएगा आपके जाने के बाद। ये पार्टनर की बात होती है, तो वो बाय डिफॉल्ट पार्टनर नहीं बनता है, ठीक है। इवैल्यूएशन अकाउंट्स ओपन द बुक्स इन द डेथ, ये ठीक है भैया, इवैल्यूएशन तो करना होता है। एनी इज पेइंग इन द ट्रायल बैलेंस दैट ऑफ पार्टनर ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी सही है, सेम रिटायरमेंट की कहानी। लीगल है और डिजीज पार्टनर डायरेक्ट टू कैपिटल बैलेंस ओनली, नहीं बेटा, उसको बैलेंस के साथ भी मिलता है, कैपिटल तो मिलता ही है, लेकिन उसको कैपिटल के साथ भी कुछ मिलता है, गुडविल का हिस्सा, रिजर्व का हिस्सा, ये क्या है, ऑल द ड्यूज, ऑल द ड्यूज, ऑल द ड्यूज में क्या क्या आ जाता है, और भैया रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब जाता है इसको, ठीक है। नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट, गलत है भैया, गुडविल को एडजस्ट करना जो है वेरी नेसेसरी, क्योंकि भैया गुडविल एडजस्ट करेंगे तब तो वो अपनी मेहनत का इतने साल का लेके जाएगा ना, उसके बच्चे को देंगे। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कर सकते हैं भैया, उनकी मर्जी है। एक बंदा चला गया, आपस में जो करना करो, तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज करो, एज यू विश, रिमेनिंग पार्टनर की बातें होती हैं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म गेट्स सरेंडर, नहीं बेटा, जब बंदा टपक गया ना, देखो हम क्या बताएं, अब समझो हम कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, JLP अगर रिटायरमेंट होता है, अगर क्या होता है, अगर रिटायर होता है तो मिलता है सरेंडर वैल्यू, अगर ऊपर ही चला जाता है ना तो इसको क्या मिलता है, पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट, क्लियर हुआ, ठीक।
यहाँ पे अगर यहाँ पे जाते हैं तो अपना क्या हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है, इसको फुल वैल्यू ऑफ द सम एश्योर्ड मिलता है। ओनली लीगल पार्टनर अमाउंट रिसीव फ्रॉम द जीएलपी, गलत ना है। देखो समझो, जीएलपी का प्रीमियम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम दिया कौन था? पार्टनर ने जीएस दिया था कि फर्म अपने बैंक अकाउंट से दी थी? फर्म दी थी ना। तो पैसा आएगा कहाँ पे? पार्टनर के नहीं आएगा, जो तो बंदा मरा उसको पैसा नहीं आएगा, फर्म में पैसा आएगा। और फर्म में अगर पैसा आया तो शायद पार्टनर हक हुआ। ठीक है, तो और पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द जेपी, क्योंकि प्रीमियम फर्म ने दिया ना, पैसा भी तो फर्म में आएगा। तो पैसा फर्म में आया तो सबका हक है, वही पीएसआर वाली कहानी। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स सरेंडर वैल्यू, वही है। ऐसा वाला क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ये देखना है। फर्म विल रिसीव सरेंडर वैल्यू ऑन द डेथ। देखो सेम कहानी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आपका ये क्या हो गया, रिटायरमेंट भी खत्म हो गया। डेथ देख लेते हैं। डेथ आपका देखो छोटा सा, उसके बाद कंपनी अकाउंट से डेथ को देखते हैं। रिजोल्यूशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज। भैया देखो यहाँ पे क्या होता है समझो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज बट क्लोज इन द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भैया भैया इसमें अंतर क्या हुआ, देखो समझो। एक यहाँ पे होता है, ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब बाबू ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो यहाँ बेसिकली क्या होता है ना, मेरा जो बिजनेस होता है क्लोज होता है, अगर क्या होता है मेरा, अगर फर्म बंद हो जाता है। लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेटा क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली आप इसको कल ऐसे देखो, अग्रीमेंट चेंज हो गया, अग्रीमेंट चेंज हो गया। भैया अग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस हो गया, पीएसआर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भैया पार्टनरशिप उससे बंद थोड़ी होती है। बस एक नए हिसाब से हम लोग मिलकर काम करेंगे, नए टर्म्स एंड अग्रीमेंट पे, नए टर्म्स एंड अग्रीमेंट पे। तो भैया यहाँ पे पार्टनरशिप बननी होती है, पार्टनरशिप बंद होती है, पार्टनरशिप फॉर्म जो क्लोज होता है। समझ गए? भैया यहाँ पे क्या गया, पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म की बात किया, तब जाके बुक क्लोज होगी। आगे, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट द एसेट रिलाइज, सही बात है। देन द अमाउंट रिलाइज इज अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी, सही बात है भैया। पहले बेचेंगे तभी तो आएगा ना, अरे भैया है नहीं तो कहाँ से देंगे, सामान बेचेंगे पैसा आएगा, दे देंगे। ठीक है, और सबसे पहले किसको देंगे, आउटसाइडर्स को। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब धंधा बंद हुआ है, द बिजनेस सीज टू एंड, सही है। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द बिजनेस इज reconstituted and continues, and the business discontinued. If the dissolution of the partnership cease to an end, the dissolution of a firm. However, in the case of dissolution of partnership, the business continues as usual, but partnership, अच्छा देखो, partnership is reconstituted. वही लाइन तो देखो लोचा लगा, इसको एक बार हटा देता है। यहाँ पे देखो कि भैया बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, लेकिन चलता तो है ना। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन रिजोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो रियलाइजेशन ना एकदम यहाँ पीएल वाला काम करता है। ठीक है, तो अगर मैंने किया एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, ज्यादा नहीं, मान लो 500, अब भैया इसी 500 को हम उठाए कहाँ डालते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस 500। तो पीएल के खाते में क्या आ जाएगा, पीएल के खाते में गया मेरा डेबिट में 500 एक्सपेंस, इसमें पीएल में। और बेटा यहाँ पे पीएल की जगह क्या यूज होता है, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ गया, डेबिट में, क्रेडिट में थोड़ी गया। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस रियलाइजेशन एसेट डेबिटेड, ये गलत है। ठीक है, ये क्या होगा, डेबिटेड टू रियलाइजेशन। वैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, नहीं, इवैल्यूएशन अकाउंट हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अच्छा छोड़ो, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या होता है, इवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप बंद हुआ तो बनता है, और अगर धंधा बंद हुआ तो क्या बनता है, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मुबारक हो बेटा, आपका पार्टनरशिप भी पूरा कंप्लीट हो गया, जो भी आपके 2 फर्स्ट आते हैं। आप बस इसको देख लो कि आपके 12 मार्क्स हम बताएं गारंटीड होंगे, अच्छे से देख के जाना, इसी में मिलेगा। क्योंकि यार देखो, एमटीपी कवर किए हैं, आरटीपी कवर किए हैं, पास पेपर कवर किए हैं, स्टडी मटेरियल पूरा कवर किए हैं, और क्या चाहिए आपको, बस पढ़ लो। ठीक है, मेरा आ जाओ बेटा, चलो। ये आखिरी है, और ज्यादा पेजेस भी नहीं है यार, 4 पेज है केवल, 5 से कंप्लीट हो जाएगा। चलो देख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे जय माता दी। चलो आते हैं, एक संग पानी पी लेता हूँ, नहीं कंप्लीट तो करना ही है। चलिए, बोला क्या बोला है, हैवी गलत है यार। देखो, लिस्टेड कंपनी वो होती है, listed on the stock exchange, share of listed company are open to general public. Every listed company is a public company, but every public company is a listed company नहीं होती है। ध्यान रखना इसको कि भैया सारी लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। आप चलो हम तुम्हें ऐसे सच में बताते हैं, ये देखो, ये हो गई लिस्टेड, और ये हो गई पब्लिक। क्या देखो, तो पब्लिक कंपनी तो ये वाली भी हो सकती है ना, जो कि पब्लिक है लेकिन लिस्टेड नहीं है।
लेकिन लिस्टेड तो पब्लिक होगी ना, क्लियर, ठीक है। अब भैया लिस्टेड कंपनी पब्लिक होगी होगी, जरूरी नहीं है पब्लिक कंपनी सारी लिस्टेड हो, ठीक। शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड, सही बात है भैया, प्राइवेट कंपनी, भैया लिस्टेड का मतलब क्या हो गया, पब्लिक उसको आराम से खरीद बेच सकती है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक थोड़ी खरीदती बेचती है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, पागल है क्या, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को बनाना जरूरी होता है, मैंडेटरी कंपनीज एक्ट के अंदर ही बनाएंगे, विदाउट सच इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एक्सिस्टेंस। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है बाय लॉ, भैया ठीक है, तो जैसे अंबानी अलग, रिलायंस अलग, जियो अलग, तो उनका एक अलग एग्जिस्टेंस है ना, तो भैया क्रिएटेड बाय लॉ। डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ अ मेंबर इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, नहीं बेटा, यहाँ पे कभी नहीं होता, पार्टनरशिप की बात अलग होती है, इंसॉल्वेंसी हो गया, डेथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पे कंपनी है, अगर एक मेंबर, देखो member क्या हो गया, शेयर होल्डर, रिलायंस कर दोगे ना, रिलायंस का शेयर तो आप भी खरीद सकते हो, आप मेंबर हो गए ना, मान लो दिवालिया हो गए, गुस्सा मत, सुनो यार एग्जांपल दे रहे हैं, गुस्सा मत करो, आप मान लो दिवालिया हो गए, अब अगर दिवालिया हो गए तो क्या रिलायंस को बंद कर देंगे, नहीं ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इंसॉल्वेंसी does not affect its existence, ठीक है। If the share are fully paid up, the shareholder is subject to no further liability, सही है भैया, अगर फुल्ली पेड अप है तो भैया हमें अलग से कुछ पैसा थोड़ी देना है, शेयर था तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके सारा पैसा मांग लिए, अब हमें एक भी रुपया देना थोड़ी है। आगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो देखो प्राइवेट वाले होते हैं ना, उन पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि भैया पूछ लो देख लो ये है वो है, पब्लिक वाले तो यार, पब्लिक कंपनी रिलायंस देखो ना, रिलायंस का शेयर खरीद के हमें नहीं बेच सकते हो, बेच सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। फाइनेंशियल शिपिंग ऑफ अ कंपनी सोर्स फाइनेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ बिजनेस, सही बात है भैया, यहाँ पे लिख के आना, गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इसलिए एक्सेट्रा लिखे ना, एक्सेट्रा बता देता है, एक्सेट्रा में दो चीज आती है, एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स, ये चार चीज मिलती है, बैलेंस शीट, पीएल, सीएफएस और नोट्स टू अकाउंट्स, तब जाके हम बोलते हैं मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हो गया, ठीक है। आगे, शेड्यूल 1, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, नाम ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करवा देता है, ठीक है, एक नंबर में आएगा, दो नंबर में क्या नुकसान है। शेड्यूल 1 बैलेंस शीट का देता है, गलत है, शेड्यूल 3 देता है बैलेंस शीट का, और शेड्यूल 3 पार्ट, शेड्यूल 1 गिव्स इट, शेड्यूल 3 पार्ट 1 देता है बैलेंस शीट का, और शेड्यूल 3 पार्ट 1 एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट, डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं होता है, मैं बेसिकली क्या है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट एंड पीएल की बात करता है, डायरेक्टर रिपोर्ट की बात नहीं करता है, यहाँ पे क्या शेड्यूल 1 बोल दिया था इसलिए गलत था, ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट, या देखो यहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं, विच गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये लिख के आना, करेक्ट नहीं होता है, देखिए आपको साफ सुथरा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू बोलता है। सेक्शन नंबर अगर याद है तो लिख लो, बेस्ट ही आएगा। आरटीपी एमटी में आता है बैलेंस शीट द ऑफ एंजल लिमिटेड, पिमलई एक्सप्रेस मेरे पास कितना था, 15 लाख था, सिक्योरिटी प्रीमियम 105 लाख था, अकाउंटेंट कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ पिमलई एक्सप्रेस, भैया कर सकता है कि नहीं, हाँ भैया कर सकता है, आप देखो समझो, सिक्योरिटी प्रीमियम का ना कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फुल्ली पेड बोनस शेयर कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर ये सब कर सकते हैं, पिमलई एक्सप्रेस राइट ऑफ कर सकते हैं, ओपन मार्केट में वो डिबेंचर खरीद के कैंसिल कर सकते हैं, ये सब चीजें नेसेसरी हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या क्या काम होता है बुक में देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चलो ठीक है, तो यहाँ जाता है, अच्छा आपको बोल देते हैं आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, आप क्या करना, जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है मेरे एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे, उसको इंस्टॉल करके आप उस पर फ्री डाउनलोड, फ्री मुफ्त मुफ्त डाउनलोड सेक्शन में जाना, आपको वहाँ पे ट्रू फॉल्स की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट मार के पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, सेक्शन 22 बोलता है कैन बी यूज टू कंपनी राइट ऑफ पिमलई एक्सपेंस, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 105 का था तो 15 तो आराम से राइट ऑफ कर सकता है। डिबेंचर इंटरेस्ट आर पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, नहीं है बेटा, देखो क्या होता है ना, सबसे पहले हम बाहर वालों को देता है, देखो आप सोचो डिबेंचर आउटसाइडर वाले हो गए, प्रेफरेंस को मानो छोटा बच्चा घर का है तो फैमिली मेंबर, इक्विटी बड़े बच्चे, तो भैया मेहमान खाएंगे ना, पहले सबसे पहले हम किसको देंगे, डिबेंचर को, उसके बाद प्रेफरेंस को देंगे, और उसके लास्ट में इक्विटी आता है, बट बिफोर इक्विटी नहीं भैया, ये दोनों ही पहले आता है, बिफोर पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू बोथ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या बोले आपको, बेटा मैंने आपको बोला कि पहले आउटसाइडर, फिर चाइल्ड, और फिर पेरेंट्स, या फिर एडल्ट, अभी चाइल्ड हो गया, और भैया यहाँ पे कौन हो गया, एडल्ट मेंबर्स हो गया, एडल्ट वाले कौन होते हैं, इक्विटी, ये कौन होता है, प्रेफरेंस, और ये क्या हो गए, डिबेंचर हो गए, क्रेडिटर हो गए, लोन हो गया बैंक का, ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस ऑफ कंपनी कैन नॉट होल्ड, क्यों नहीं कर सकता है भैया,
या प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों होल्ड कर सकते हैं। कैन होल्ड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंपनी, एनी पोर्शन कैन होल्ड बोथ काइंड। कंपनी such company since company had existence independent of its member continue to existence this solvency। हाँ सही है भैया, बंदा आए जाए मरे कटे दिवालिया हो जो भी हो कंपनी चलती रहेगी। लाइबिलिटी ऑफ अ होल्डर ऑफ अ शेयर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड। फॉल्स नहीं बेटा, इशू प्राइस की बात होती है। मान लो अगर मैंने 100 का शेयर था, प्रीमियम पे इशू किया 10 रुपए, तो हुआ कितना 110। अब भैया कितनी लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की, 100 की 110, प्रीमियम के साथ वो पैसा देगा ना, तो जितने पे इशू हुआ। अच्छा मान लो अगर 100 का 80 पे इशू हुआ तो लाइबिलिटी 80 ही हुई, तो हमें फेस वैल्यू से मतलब नहीं है कि कितने का था, तब इससे है कि इशू कितने में हुआ। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो आगे। ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे दिखती है कोई। हाँ भैया, ऑथराइज कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, जितना हम उसको ऑथोरिटी है कि हम शेयर इशू कर सकते हैं। कैपिटल कॉस्ट के अंदर दिखाता है मेमोरेंडम में, ऑथराइज कैपिटल कंसिडर्ड ओनली अ पेनिटेशन नॉट कंसिडर्ड फॉर टोटल। भैया टोटल में क्या आता है समझो, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, हाँ ऑथराइज इशू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद होता है ना फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप, टोटल में वो वाला पोर्शन आता है। ऑथराइज का कभी नहीं आता। ऑथराइज का मतलब होता है हाथी के दांत, वो भी केवल दिखाने वाले। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस नहीं बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है, ये बच्चे इनको परेशान नहीं करते। कंपनी में इशू शेयर डिस्काउंट इन द पब्लिक इन जनरल होता नहीं है बेटा, सेक्शन 53 मना करती है एक्सेप्ट सर्टिफिकेट से। आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, इसका सेक्शन याद कर लो काम आएगा। ठीक है, कैन नॉट इशू एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्टिफिकेट शेयर। डिस्काउंट पे हम नहीं कर सकते, अगर डिस्काउंट किए तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सब सेक्शन याद रखोगे तो अच्छा ही होगा। सर्टिफिकेट शेयर आर दो व्हिच आर इशूड टू एम्प्लॉय द एक्टर विद डिस्काउंट। सही है भैया, अभी वही पर टेबल एफ। अब देखो इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, टेबल एफ में क्या होता है, देखो हम तो बताते हैं यहाँ पे क्या होता है ना, हम तुम्हें सिंपल बताते हैं ध्यान रखने के लिए। एयर एडवांस, देखो समझो, एयर रिसीव किसको करना है, एयर रिसीव करना मान लो, रिसीव एयर रिसीव कौन करेगा, एडवांस रिसीव कौन करेगा। एयर रिसीव कौन करेगा भैया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरेस्ट ऑन एयर कौन रिसीव करेगा, कंपनी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कौन रिसीव करेगा, शेयर होल्डर। ठीक है, अरे वो क्या होता है ना, ये बताओ ज्यादा अमीर कौन होता है। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो कॉस्ट इन एडवांस होता है, आ गया कॉस्ट इन एडवांस, इस पे रिसीव ये करेगा तो पे कौन करेगा, कंपनी। तो कंपनी ज्यादा पे करती है, यहाँ पे कौन करेगा, वो एयर कंपनी रिसीव ना। चल एडवांस के स्तंभ में जाते हैं। देखो यहाँ पे जो ये होता है, एडवांस पे इंटरेस्ट कौन पे करती है, कंपनी, तो वो ज्यादा पे करती है। और ये कौन करते हैं, शेयर होल्डर। यहाँ पे ये कौन पे करता है, शेयर होल्डर। हम इसको फिर से लिख देते हैं, देख लो। ठीक है, होता क्या है, एडवांस पे करती है कंपनी, किसको, शेयर होल्डर को। तो कंपनी कितना पे करती है, 12%, और एयर पे करता है शेयर होल्डर टू द कंपनी। शेयर होल्डर कितना पे करता है, 10%। क्लियर हो गया, एडवांस बना जाता है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एयर। ठीक है, चलो कोई नहीं, यार कॉस्ट, हाँ तो सही तो लिखा है, कॉस्ट एडवांस वापस कॉस्ट नहीं है 10%। ठीक है, सही तो है, हम भी ना। चलो ठीक है, ध्यान रखो क्या होता है, कॉस्ट इन एडवांस 12%, कॉस्ट इन एयर 10%, ध्यान रखना। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस एंजॉय वोटिंग है, पागल है क्या, नाम में लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेटिंग नहीं है। जैसे पार्टिसिपेटिंग का मतलब वोटिंग ऐसे नहीं होता, पार्टिसिपेटिंग का मतलब तो होता है कि आपको रेसिडुअल फेस वैल्यू, रेसिडुअल डिविडेंड में भी जो इक्विटी के लिए अवेलेबल है वहां पे भी आप कुछ आगे खा लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको वोटिंग एज प्रेफरेंस को नहीं आता है, फिक्स लिया जाता है। एडिशनल वोट प्रॉफिट में उनको हिस्सा मिलता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में मतलब नहीं मिलता, विदाउट एनी अकॉम्पनिंग एडिशनल राइट ऑफ प्रॉफिट इन द सरप्लस ऑफ एनी इट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग। मतलब कि भैया जब धंधा बंद होगा तो उनको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, जो उनका मिलना था उतना मिलेगा, लेकिन इनको क्या होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं आती है। ठीक, आगे, आगे हमारा क्या है, आगे दिया फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द रीसेल। हाँ भैया, अगर मैंने किसी की सीट जब्त कर ली, उसने पैसा नहीं दिया था, तो ये सीट हम किसी और को दे सकते हैं, कोई दिक्कत। लॉस ऑन इशू शुड बी एक्सीड, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो वो क्या होता है ना, फोरफिट, मान लो 10 का शेयर था, मैंने 3 रुपए जब्त किया, फोरफिचर मतलब जब्त किया, तो हम उसको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 3, मतलब कि मिनिमम इशू प्राइस क्या होगा, 7।
यहाँ हम बोले 10 का शेयर था, 3 उस पे जब्त किए थे, मतलब कि भैया जब इसको रीइश्यू करने जाएंगे, हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 7, तो भैया मिनिमम 7 पे तो रीइश्यू करेंगे ना, तो भैया उससे कभी भी एक्सेस नहीं हो सकता, इससे अच्छा मत ही करो ना, लॉस में भी इशू करने का क्या दिक्कत है। चलिए आगे, यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो गया, ये हो गया वेयर द शेयर फॉरफिटेड, जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डेबिटेड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कॉल अप अमाउंट एंड द फॉरफिचर कॉन्फिस्केटेड विद द एंड विद कॉस्ट नहीं है, ठीक है, एंड द कॉस्ट नहीं है ऑफ अ शेयर। देखो सुन लो, यहाँ पे सही है, ये तो सही है भैया, डेबिट करते हैं कॉल अप अमाउंट से। इन फॉरफिचर क्या होता है, फॉरफिचर को हम एएस नहीं करते हैं, फॉरफिचर को उससे करते हैं जो अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हम अपनी तरफ से बताते हैं, शेयर की जगह हिंदी बहुत आसान बताया था, ध्यान रखो मेरे साथ, बोलो तो एक बार, मांगा, बोलो मांगा, 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 मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, क्या, मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, दो बार बोलो, मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, फिर से एक बार, मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, ठीक है। मांगा मतलब क्या हो गया, शेयर कैपिटल डेबिट, इतना मांगा मतलब कॉल मांगा, ठीक है, फिर मांगा मिला शेयर, वो फेस में किया जाएगा अमाउंट रिसीव, मांगा, मांगा मिला, अब भैया ये क्या हो गया, मांगा नहीं मिला, तो ये क्या होगा, कॉस इन, ये मतलब मांगा नहीं मिला, ठीक है, मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, तो शेयर फॉरफिचर किया जाता है अमाउंट रिसीव, ना कि कॉस्ट नहीं है, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड की बातें करता हूँ, क्या बोल रहा है, इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रीमियरी एक्सपेंस इतना था, द सिक्योरिटी प्रीमियम इतना था, या ठीक है, राइट ऑफ हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन अभी आया था ना सेक्शन 52 को रेफरेंस देते हुए, यहाँ पे कहीं था ये वाला, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन था ना, तो उसी का रेफरेंस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या हुआ, ये वाला हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग डिफरेंशियल एंजॉय वोटिंग राइट, नहीं भैया अभी तो आया था, ऊपर नहीं करता है, ठीक है, सेम क्वेश्चन था ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग डिफरेंशियल, ये है ना, देखो सेम क्वेश्चन है वाला, ठीक है, रेशियो ऑफ अ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट बट नॉट फॉर सेल, नहीं भैया ये होता है ना, जो हम फॉरफिचर करते हैं शेयर, वो तो सेल के लिए अवेलेबल होता है, मेयरली सेल अवेलेबल फॉर सेल, रिटेन वेस्ट इन द कंपनी फॉर द पर्पस ओनली, रेशियो ऑफ शेयर इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ बट ओनली अ शेयर, ओनली अ सेल एज दे हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड। देखो अब क्या होता है, इस अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, ऐसा नहीं होता बेटा, आईडी किसी को इशू हो चुकी है, वो सीट पे यूज हो चुकी है वो सीट, बस बात ये होती है कि अब उस पर कोई और बैठेगा, ठीक है, तो भैया वो ऑलरेडी हो चुका है, बस किसी और को देगा, तो अलॉटमेंट वाला काम हो चुका है, बस अब उसका यूज पे और करेगा, ठीक है, तो उसको हम किसी और को सेल कर दिया, फिर A company is not allowed to issue share to discount public, हुआ ना सेक्शन 53 वाला भी आया था, सर्टिफिकेट शेयर वाला, सेक्शन 53 वाला सर्टिफिकेट शेयर वाला भी आया था ना यहाँ पर कहीं, ये 53 वाला, ठीक है, एक 53 का ये था, एक 52 वाला कहीं इधर आया था, ठीक है, चलो सिमिलर क्वेश्चन, चलो तो आपका शेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब आते हैं डिवेंचर में, डिवेंचर है और जल्दी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या 2 पन्ना बचा बस, डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी ओनर, नहीं बेटा, डिवेंचर एक तरह से लाइबिलिटी होती है, तो हमें उसका पैसा देना होता है, डिवेंचर होल्डर क्या होगा, बेसिकली ये लोन वाले बंदे हो गए, तो हमें उनको पैसा देना है, तो वो क्रेडिटर हो गए, हमारी क्या हो गई चिंता। परपेचुअल डिवेंचर का मतलब क्या होता है, भैया उनको कभी भी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, उनको हम क्या कहेंगे, जब भी उनको हम पैसा वापस करना होता है, उनका मूल रकम कब देते हैं, अगर धंधा बंद होगा तो, कभी भी धंधा 10 साल चल रहा है, 20 साल चल रहा है, 50 साल चल रहा है, उसके बीच में कभी भी उनको उनका मूल रकम कभी भी वापस नहीं होता है, धंधा बंद होगा तो देना ही पड़ेगा, तो क्या होता है, पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब धंधा बंद होता है, परपेचुअल का मतलब ही होता है चले चलो चले चलो चले चलो, ठीक है। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, गलत बेटा, देखो डिलीवरी का मतलब ही क्या हुआ कि भैया आप दिया डिवेंचर हुआ, हाथ में जिसका आया वैसा हो गया, जैसे कि भैया गांधी जी होते हैं 100 का नोट, लेकिन अगर रजिस्टर रजिस्टर डिवेंचर क्या होता है, नॉट इजली ट्रांसफरेबल डिलीवरी गियर डिवेंचर होता है, जो है ना हाथ में गियर डिवेंचर, इससे होता है कंपनी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है कि मान लो बैंक से हम लेने गए लोन, लोन कितना लिया हम 10 लाख, सिक्योरिटी में मैंने कितना दिया 8 लाख, अब बैंक वाला बोला है कि भैया उसको 12 लाख की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, भैया उसको फाइल कंप्लीट करनी है ना, फॉर्मेलिटीज तो चाहिए, तो बोलता है आप एक काम को 4 लाख का डिवेंचर बस लिख के दे दो कि भैया आपने इशू किया, तो अब सामने वाला बोलता है कि यार तो क्या मतलब हमें 4 लाख का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो मैनेजर बोला नहीं, आप बस लिख के दे दो, अपना इंस्टॉलमेंट भरोगे, इन द केस तो आपका 8 लाख का सामान बेचा जाएगा, उसके बाद भी अगर वसूली नहीं हुई तब जाके डिवेंचर जिंदा हो, अभी एकदम लास्ट
रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉलो द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर होल्डर एंड टाइटल टू द इंटरेस्ट। क्या हम बोले नहीं भैया नहीं, आपको क्या होता है, आप ये केवल नाम का डिवेंचर, इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना होता, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एंड नॉट ऑन द डिवेंचर। सही बात है भैया, यानी आपके लोन पे इंटरेस्ट, और कभी भी कोलेक्टेड डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। कब देंगे भैया, लोन आप डिफॉल्ट कर गए, आपका 8 लाख का सिक्योरिटी बिक गया, उसके बाद भी वसूला आता है। ठीक है, आगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट्स ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो प्रेजेंटेशन की बात होती है यार, डिवेंचर और डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस और डिवेंचर, देखो जब हम एंट्री मारते हैं इसकी फर्दर सिक्योरिटी की, जनरल एंट्री क्या होती है, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, बाय डिफॉल्ट लिखा है ना कि डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस की लायबिलिटी में थोड़ी दिखता है, यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस कहाँ दिखेगा, एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है, अंडर नॉन करंट एसेट। इफ अ कंपनी इनका लॉस, अगर कंपनी को लॉस होता है, इट डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर होल्डर। अरे यार कोई वो मेरा पार्टनर है क्या, मेरे रिश्तेदार है क्या, कि उसको कोई फर्क पड़ेगा तुम्हारा धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो एक बाहर वाला क्रेडिट है, उसको तो इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, चार्ज एंड प्रॉफिट। तो भैया लॉस हो ना हो, हमें तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इवन इफ द कंपनी इनका लॉस, इट हैज टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर और कुछ भी नहीं, डिवेंचर है एक तरह से मेरा लोन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो धंधा बंद होता है, अरे यार एक बात बताओ, धंधा अगर बंद हुआ तो पहले किसको दोगे, सर हम तो खा के भाग जाएंगे, अबे ऐसे नहीं होता है यार, तमीज से काम होता है, सबसे पहले हम बाहर वालों को देते हैं, फिर अगर कुछ बचता है तो वो ओनर लेके जाता है। तो भैया ये क्या होता है, पेड ऑफ बिफोर, शेयर होल्डर के पहले लेके जाएंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो उसको रिडीमेबल बोले क्यों, उसको नॉन रिडीमेबल बोलो ना। रिडीमेबल का मतलब ही क्या होता है, रीपेमेंट। देखो रिडीमेबल का मतलब ही क्या होता है, री पेमेंट, रिडीम का मतलब। ठीक है, तो भैया अगर रिडीमेबल लिखा है तो भैया लाइफ टाइम में उसको वापस तो करेंगे ही, एज पर द टर्म ऑफ इशू। डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हो सकता है ना। जैसे ही क्या होता है कि भैया मैंने आपसे कोई मशीन खरीदी, उसको बोले जैसे शेयर देते हैं वैसे डिवेंचर दे सकते हैं। सच परचेजिंग लैंड मशीन, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डन। आए क्या, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, गलत है ना यार। बिफोर, अभी ऐसा क्वेश्चन सेम तो था, स्टडी में का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, नहीं बेटा, अभी ये आपको लिखवाए थे कि भैया स्पेसिफाई डिवेंचर, फिर प्रेफरेंस बच्चे और फिर एडल्ट। ठीक है, कंपनी ए इनका ह्यूज लॉसेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ओपिनियन दैट इन केस ऑफ लॉसेस, पागल है ना, सबको क्या पता, पता नहीं किस तरह से कंपनी के डायरेक्टर बना। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है, अभी आपको हुआ प्रॉफिट लॉस से हमें मतलब नहीं है। डिवेंचर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट, नहीं ये भी नहीं होता, अभी डिस्कस हुआ। डिवेंचर सस्पेंस लायबिलिटी साइड में नहीं होता, अभी डिस्कस हुआ। फिक्स चार्ज जनरली कवर ऑल द एसेट, गलत। देखो फिक्स चार्ज का मतलब ही क्या होता है, देखो समझो, मान लो आप हमसे बोलते हैं, हमें हम बोलते हैं आप 1 लाख रुपए दो, तुम बोले ठीक है सर हम दे देते हैं, आप सिक्योरिटी क्या दोगे, हम बोले बेटा देखो यहाँ पे जो भी आप चीजें देखोगे ना, आईपैड मोबाइल लैपटॉप ये वो दुनिया भर का, हम किसी भी चीज को बेच के आपको पैसा दे देंगे, ये नया आपसे वादा है। ये क्या हो गया, फ्लोटिंग, आप कोई भी चीज बेच के पैसा दोगे। दूसरा ये होता है, सर अगर आप पैसा देंगे इसकी क्या गारंटी है, बेटा ये लैपटॉप देखे हो, लैपटॉप ये आईपैड देखे हो जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आईपैड है ना, भैया इस आईपैड को बेच कर हम आपको पैसा देंगे। तो मैंने एक स्पेसिफिक बोल दिया ना, किस चीज को बेच कर पैसा देंगे, भैया ये क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एसेट को हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया। अगर नॉर्मली किसी भी चीज को बेचेंगे ना ऑल एसेट वाले को, तो उसमें फ्लोटिंग चार्ज बोलता है, मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो कुछ तो बेच के देंगे। परपेचुअल डिवेंचर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अभी कवर हो गया था। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 2-3 बार आया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, नॉन करंट एसेट में अभी कवर हो गया था। फिर क्या है, बोनस, थोड़ा सा पानी और पी लेते हैं, और भैया देखो एकदम आखिरी सांसें ले जाए, बस 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 बेटा एकदम खत्म हो गया। ठीक है, मजे के बारे में पानी भी खत्म हो गया, बस अपनी आखिरी सांसें। चलो, तो यहाँ पे आते हैं अकाउंट्स ऑफ बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज। देखो इसको हम समझाते हैं, समझो, यहाँ देखो ये समझने वाली चीज है। देखिए, देखो आप समझो होता क्या है, बोनस का मतलब होता है क्या है, मेरे पास पर बोनस का मतलब होता है क्या है, मेरे पास पहले 50,000 लोग थे, मैंने इनको दिया 1:5 का शेयर, मतलब इन 50,000 वालों को मैंने दिया 1/5, मतलब कितने हो गए, 10,000, मतलब अब टोटल कितने हो गए शेयर होल्डर, 50,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 60,000। मेरे कहना मतलब आप समझो, हम बोलते हैं पहले मेरे पास जो पैक था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या मेरी अर्निंग थी, वो कितनी थी, वो मान लो मेरी थी 12 लाख। ठीक है, उसको खाने वाले कितने थे,
50,000। भैया अगर उसको खाने वाले इतने थे तो मेरा क्या हो गया, अगर इसको काटेंगे 5 2 10, 5 4 20, हर एक बंदे के हिस्से में 24 रुपए गया। लेकिन अब मान लो कि अगर प्रॉफिट मेरा वही है 12 लाख बेटा, लेकिन इस बार खाने वाले कितने हो गए हमारे 60,000, तो हर एक हिस्से में कितना जाएगा, केवल 20। तो ये क्या हो गया, यही तो है ना अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। नीचे हम नंबर ऑफ शेयर लिख दिए, टोटल अर्निंग से डिवाइड कर दिए, तो भैया ईपीएस तो कम हुआ ना, ईपीएस प्लस थोड़ी हुआ। ठीक है, चलो इशूड शेयर कैपिटल देख लेना है आराम से, ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ है। क्या बोला है, इशू शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इशू ऑफ राइट शेयर, इशू शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस मे बी मोर देन द, कभी नहीं होता बेटा, कभी नहीं, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है अथॉरिटी है उसके बियॉन्ड तो आप कभी जा ही नहीं सकते ना यार। सबको मिला लो तब भी जितना आपको अलाउ किया गया था उतना ही करना है। हाँ, आप अपनी ऑथोराइज की लिमिट प्लस कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी क्या करते हो, ऑथोराइज को क्रॉस नहीं कर सकते। तो भैया क्या हो गया, हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, ये फॉल्स है। यहाँ पे बोला है भैया मे बी मोर कभी नहीं हो सकता, हमेशा लेस देन इक्वल टू। राइट इशू ऑफ अ शेयर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू पर शेयर, हाँ बेटा होता है। देखो आपने वो वैल्यू ऑफ द राइट सीखा था ना, होता क्या आप समझो, मार्केट में शेयर निकला हुआ था इस पर्टिकुलर दाम पे, बाकी शेयर तो हम सस्ते में इशू कर दिए ना, तो क्या हुआ, वैल्यू उतनी हुई, थोड़ी सी ऐड हुई, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो अब ज्यादा इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो गए ना, इसलिए मेरा क्या होता है, वैल्यू कम हो जाती है। जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता है, आप ऐसे समझो। ठीक है, आप देखो, हम बोलते हैं 200 के शेयर थे और 10 शेयर थे मार्केट में, एक ही, ठीक है, ये वैल्यू चल रही थी, 2,000 के शेयर थे, मार्केट वैल्यू 200 चल रही थी। अब क्या हुआ, मान लो कि हमने 5 शेयर इशू कर दिए, वो भी कितने पे, केवल 100 पे। तो देखो वैल्यू कितनी हो गई, 2,000 प्लस 500, ना पीछे क्या हो गया, 15। अब जब इसकी वैल्यू इसको निकालोगे ना बेटा, ये 2,500 अपॉन 15, ये ऑब्वियसली वैल्यू का वैल्यू लेस आएगी इसके 200 के मुकाबले, 200 लेस ही आएगी, आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो बात क्या होता है समझो, मैंने ऊपर कम पैसा ऐड किया, नीचे भैया पूरे 5 शेयर ऐड कर दिए, इस वजह से मेरा जो टोटल वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वो आगे चल के कम हो जाता है। ये आप राइट इशू में किए तो वैल्यू ऑफ द राइट का एक टॉपिक होता है, उसमें ऐसे ही कैलकुलेशन दिखाते हैं, मोरलेस इनफैक्ट सेम कैलकुलेशन आता है पोस्ट इशू पे इशू ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे जाएंगे, आगे क्या हुआ, तो भैया इससे क्या होता है, डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू 2 है। प्राइस शेयर नॉर्मली ऑफर एट द प्राइस मोर, गलत है ना, हम सस्ते में इशू करते हैं ना, वरना काय का हक, तुम हमें महंगा दोगे, हम जाके मार्केट से नहीं खरीद लेंगे, हम पुराने शेयर होल्डर, हमें कोई हक दो तो कोई बेनिफिट दो ना यार, तो हम लेस में इशू करते हैं। देन कम राइट, कम का मतलब क्या होता है, बिफोर, कम का मतलब क्या होता है बेटा मेरा, बिफोर, बिफोर राइट जो मार्केट में डाउन चल रहा है हम आपको उससे कुछ सस्ता इशू करते हैं। ठीक है, एक्स राइट का मतलब होता है उसके बाद वाला। डन, आपका ये भी खत्म हो गया, बोनस बस इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो क्या होता है, नाम का है बस, when the shares are redeemed by utilizing distributable profit, amount equal to the face value of the share is transferred to the CRR। नहीं बेटा, बिलिंग द पीएल अकाउंट, यहाँ पे हम इसका ट्रांसफर नहीं करते हैं, होता क्या है, इक्वल टू द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व नहीं करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो कि हम अपने प्रॉफिट का यूज करके यहाँ पे रिडीम करते हैं, देखो समझो, समझो इसको तुम्हें कहानी बताया, समझो बहुत सिंपल लॉजिक है ना, आप प्लीज समझो। देखो बेटा, अगर मेरे को रिडीम करना है, रिडीम का मतलब क्या हुआ, री पेमेंट करना है। अगर हमें रीपेमेंट करना होता है तो भैया हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए। अब मान लो हमें वापस करना है 2 लाख रुपए, जिसमें से मैंने 1,50,000 का तो शेयर इशू कर दिया, पैसा आ गया। 50,000 हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, क्या गारंटी आप बाद में दिक्कत नहीं करोगे। तो भैया यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे करके एक छोटा सा ताला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ताला लगा देते हैं और इस ताले को नाम क्या बोलते हैं, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, कैपिटल को रिडीम करना है, उसके लिए हमने क्या किया, ये वाला रिजर्व मतलब ये वाला प्रॉफिट अलग कर लिया। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम अपना PL अकाउंट को डेबिट करके क्या कर देते हैं, CRR। ठीक है, तो प्रॉफिट को कम किया तो PL डेबिट हो गया, और रिजर्व में वो प्रॉफिट लॉक कर दिया तो वो क्या हो जाता है, हमारा CRR में चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे वापस आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल रिजर्व नहीं CRR में करता, करते हैं इक्वल करते हैं, फेस वैल्यू का ही करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन CRR में। अ कंपनी हु प्रिपेयर्स, ध्यान से देखिएगा, अ कंपनी हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल शिपिंग इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 1(3) ऑफ द कंपनी 133, इट कैन नॉट यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सही बात है भैया, अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन में काम करते हैं
A company cannot utilize premium for the purpose of providing redemption और डिवेंचर। आपका करो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इस्तेमाल कर लो। आएगा तो लिखाना कि भैया ये सही है। अगर 133 में हम करते हैं कंप्लायंस एरियाज के साथ, तो क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जो प्रीमियम को होता है, प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन, उसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे बाकी में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए यूज नहीं कर सकते। इस्तेमाल कर लेना, हो जाएगा। बैलेंस ऑफ फोरफिचर शेयर कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। गलत भैया, यहाँ पे हम प्रॉफिट यूज करते हैं। शेयर अगर पैसा जब्त हुआ उसको यहाँ पे नहीं डालते हैं। क्या बोला है, बैलेंस ऑफ फोरफिचर कैन नॉट बी यूज ट्रांसफर इतना। कैपिटल टेंशन जो कैन नॉट बी यूज फॉर आई थिंक मिसलेनियस। सही बात है भैया, जब मैंने उसको बोला कि वो एक अलग पर्पज से किए हैं, तो उसको लॉक कर दिया, तो उसमें कोई और यूज नहीं ना करेंगे कि प्रॉफिट देखा तो टूट पड़ा। नहीं, उसको बोले कि भैया उसको कैपिटल रिडेम्पशन के लिए यूज होंगे, तो कैपिटल रिडेम्पशन के लिए ही यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज for adding of miscellaneous expense. Then आगे RTP MTP for redemption of the preference share proceed from the fresh issue of the share and debenture can be utilized. अब यह नहीं, एक सेकंड, for redemption of the preference share proceed from the fresh issue of equity share and debenture। देखो यहाँ पे debenture आ गया, आप वो तो कर सकते हो। देखो क्या बोला है, can be done either from the proceed of fresh issue or by capitalization of undistributed profit or combination of all। but proceed from भैया मतलब बेसिकली क्या है ना, कैपिटल को वापस करना है तो लोन लेके वापस मत करो यार। आप दूसरा कैपिटल इशू कर लो चलेगा, लोन लेके आप कैपिटल वापस मत करो। डिवेंचर को इशू नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लोचा है। कैपिटल को कर सकते हैं, डिवेंचर को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, आखिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 4 क्वेश्चन। देखो बेटा, आखिरी सांस ले आए चैप्टर अपना। क्या बोला है, अमाउंट क्रिएटेड टू द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मे बी यूटिलाइज। अरे भैया तुम नाम ही नहीं देखो ना, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तुम डिवेंचर को रिडीम करने के अलावा वो कहीं यूज ही नहीं कर सकते ना। तुम क्या बोले है यहाँ, क्या वो किया भाई ने ना, क्या मतलब बोगलापना। ठीक है चलो, टू बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस। नहीं बेटा, इसको हम केवल पर्पस ऑफ, क्या बोला, एक्सेप्ट फॉर द, और यूज नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो यहाँ पे क्या है ना, बुक में दिया था कहीं कि भैया ये जो होते हैं या फिर मेरी लिस्टेड कंपनी होती है, पूरी लिस्ट दी हुई है आपके स्टडी मटेरियल में। वो क्या कहते हैं, उनको दिया है कि जरूरत नहीं पड़ती है, आरबीआई अगर गवर्न करती है तो। ठीक है, ये उसी की बात मोरलेस कर रहा होगा, देखता हूँ क्या बोला है। बैंकिंग कंपनी हो गई, पब्लिक हो गई, प्राइवेटली एज वेल एज रेज अंडर द नी नॉट किए दिया, रिजर्व बैंक के अंदर होती है तो भैया ठीक है, उनको दिया कि किए जरूरत नहीं होती है। अंडर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मेथड द पेमेंट ऑफ द एंटायर डिवेंचर। भैया इंस्टॉलमेंट आगे तो लॉट में कैसे आएगा, वन लॉट में, नाम ही कॉन्ट्राडिक्ट बोला है ना यार। इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हम धीरे धीरे पैसा देंगे, एक साथ कोई देंगे। मेड इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दिया शुड बी ट्रांसफर जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे क्या, इसको हम समझाते हैं, आप इसको देखो बाबू। देखो हुआ क्या था, समझना। ठीक है, हुआ क्या, जब हमें डिवेंचर रिडीम करना है, हमने प्रॉफिट से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डीआरआर में, ताकि हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको थोड़ा सा हम लॉक लगा दिए। ठीक है, ये लॉक है मैं ताला है, ठीक है, दिया लगा है लेकिन ताला है। अब देखो क्या हुआ, जब एक बार रिडेम्पशन हो गया, तब ये प्रॉफिट तो खाली हो गया ना। अब इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे फिर, जनरेशन में। भैया एक बार रिडेम्पशन के बाद लाइबिलिटी चली गई, पैसा चल गया, तो इसका क्या काम, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे फिर, मतलब एक तरह से इसका ताला खोल देंगे। इसका ताला हम क्या करेंगे, खोल देंगे, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल हिसाब में। क्लियर हो गया। रिडेम्पशन के बाद क्या बोला है, एट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन हो गया ना, तब की बात हो रहा है। आई होप सो बेटा आपके पूरे ट्रू फॉल्स देख लो, 4 वीडियो लगे, आपके पूरे ट्रू फॉल्स हो गए और अच्छे से आपके कवर हो गए। अब आपका बस एक ही काम है, इसको अच्छे से पढ़ना, आराम से एक एक क्वेश्चन देखना, एग्जाम में आएगा 12 मार्क्स कंपल्सरी लेके आने। इसके अलावा देखिए, आपको कोई भी दिक्कत है हम आपको नोट्स बता देते हैं। आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, एक दो बातें अपन कर लेते हैं, जगह में देखना ही हम कहें तो कहें कहाँ कहें, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपको इसके नोट्स मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आपको सीए केमन बजाज के नाम से मिलेगा एप्लीकेशन। अगर नाम से ना मिले तो आप लिंक से कॉपी पेस्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा। वो लिंक पे लिंक है ना एप्लीकेशन वाले, उस पर क्लिक करना, अगर नहीं होगा तो कॉपी करके आप पेस्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा गूगल पे। ठीक है, वहां पे आप फ्री डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा फाउंडेशन अकाउंट्स के नाम पे। दूसरी चीज क्या होती है, अब देखो अकाउंट्स का आपका एग्जाम आया है, आपका 2 फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आप क्या करो, कोई भी अगर टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप वो हमें कमेंट में बता दो, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, आप चाहते हो कि सही बार उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर दीजिए, आप वो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसको अपलोड कर देंगे। सेकंड चीज क्या होती है,
आपको इकोनॉमिक्स में भी कोई अगर दिक्कत होती है, इकोनॉमिक्स में या लॉ में कहीं पे भी, आप क्या करो वो टॉपिक हमें कमेंट में बता दीजिए, हम उसका एक डेडिकेटेड वीडियो कॉन्सेप्चुअली वाला बना देंगे, ताकि आपको कोई भी इश्यू ना हो। जस्ट मेक श्योर क्या करो कि पढ़ लो। अब आपको देखो टाइम ज्यादा बचा नहीं है, इसको आप कर लेंगे, बहुत फायदा रहेगा। आपकी मेहनत इतने महीनों की, आपके माँ बाप की उम्मीदें सब इस पे लगी होती है, आपकी हिम्मत भैया साथ दें। और हाँ सुनो, भैया है ना फैमिली, सबसे पहले क्या करो, पाप मत करो ऐसा। अब वो बोलते हैं ना, जाने जहां ऐसा जुर्म मत कर, ऐसा पाप ना कर। सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाओ। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जल्दी मिलते हैं आगे के वीडियोस में, फ्यूचर और डिस्कस करते हैं, कहीं पे भी कुछ हो हेमंत भैया से बात कीजिए, ठीक है। प्लस देखिए, आपको जब ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पे मेंशन है, आप जब चाहो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है व्हाट्सअप पे, ठीक है। ये कई बार कॉल होता है, नहीं होता है, इसलिए हम आपको बोले, कोई भी इशू हो आप बात कीजिए, बोल देना कि भैया यहाँ यहाँ से आपको मिला था, हमें रेफरेंस है, कोई जरूरत है पूछ लेना। कंसल्टेंसी के लिए आपके सीए भैया हमेशा अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट। प्लस अभी और भी आपके टिप्स वगैरह के वीडियोस आने वाले हैं, भैया कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्या स्टेटस होता है, कंसिस्टेंसी, फोकस एंड एवरीथिंग पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके 12 मार्क्स सब कंफर्म है, बस आप इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, हम लोग जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबके सीए हेमंत भैया, थैंक यू सो मच।